एक बार देख लो इसका डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर, है ना, ओनली ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट का नंबर कितना है सिर्फ वो ध्यान देखेंगे, वो अंदर जाकर क्या कर रहा है, कैसा बॉन्ड बना रहा है, उससे मतलब नहीं है, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर को हम लोग इग्नोर करेंगे, कॉल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक नंबर ऑफ पार्टिकल समझ करके जब अंदर डालते हैं तो उससे क्या क्या चेंजिंग आता है उसका हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारा वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है और ये सारा नंबर पर ही डिपेंड करता है कि अंदर जाकर के जो एटम है ना कितने पार्ट में बट गया है। ऐसा ऐसा 4 प्रॉपर्टी है ना, जो डिपेंड करता है इस पर। एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो साफ पता ही चल रहा है कि एटम जितना ज्यादा रहेगा उतना जगह छेक लेगा और वेपर प्रेशर कम बनेगा। और इस वेपर प्रेशर के कम या ज्यादा होने से इफेक्ट पड़ता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर और उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर, है ना। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में है क्या, देखो बॉइलिंग पॉइंट पानी अगर सिंपल रख दो ना तो ऊपर नहीं उछलेगा वो। क्यों नहीं उछलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना वो पानी के प्रेशर से ज्यादा है, वो उसको दबा करके रखे हुए हैं। अब पानी को गर्म करो, गर्म करते करते एक समय ऐसा आएगा ना जब पानी का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएगा, तब ये नीचे से उड़ना शुरू कर देगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, वेपर देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, हम लोग उस प्रेशर की बात कर रहे हैं ना जिसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर और उस लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए। क्योंकि बॉयल तब हम लोग बोलते हैं बॉयल हो रहा है, वेपर तो ऐसा कम टेम्परेचर में भी बन जाएगा, लेकिन उसको हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट कब बोलते हैं, जब वो उछलना शुरू कर देता है पानी, तब बोलते हैं। या फिर मिल्क जब वो उछलना शुरू कर दे। और उछलता कब है, उछलता तब है ना जब नीचे का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या तो बराबर हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होगा तो ऊपर वाला को रिपेल कर देगा, नहीं तो ऊपर वाला उसको दबा करके रखता है। तुम गर्म करते रहो नहीं उछलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना उस पूरे एटम्स को दबा करके रखे हुए हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है गर्म करते करते कि नीचे का जो वेपर प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, और जब ए बराबर होता है ना तो उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से होते, रिलेटेड है वेपर प्रेशर से। तो अगर वेपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और फ्रीजिंग पॉइंट भी वैसा ही कुछ होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है ना, सॉलिड का जो वेपर होता है ना, सॉलिड स्टेट में कुछ वेपर बनता है, ठीक है, अगर बर्फ लो तो हल्का हल्का वेपर निकलता है उसका। तो उसका वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाता है ना तो हम बोलते हैं कि वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया। तो देख रहे हो कि फ्रीजिंग पॉइंट भी वेपर प्रेशर से रिलेटेड है और वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो ये भी ऑटोमेटिक पढ़ना पड़ जाएगा हम लोग को। और लास्ट में एक ऑस्मेटिक प्रोसेस। चलो अब देखो, इसमें सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये तो लगभग हम लोग जानते ही हैं। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to a solvent, the vapor pressure decreases. पढ़ चुके हैं। The lowering of vapor pressure with respect to the vapor pressure of the pure solvent is called relative lowering. तो जितना घटेगा ना, मान लो कि इनिशियल प्रेशर P0 रहेगा, सॉल्वेंट का हो गया, सोल्यूशन का हो गया P1 मान लेते हैं, कुछ थोड़ा सा घटेगा, इसको P0 से डिवाइड कर दो इनिशियल वाला से, तब ना रिलेट करेंगे, तब ना रिलेटिव होगा। स्टार्टिंग वाला सब इसको रिलेट कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। लोअर ही हुआ है ना, ये जो चेंज आ रहा है ना कितना घटा, ठीक है ना, प्रेशर जो है कितना घटा, उस चीज को हम लोग स्टार्टिंग वाला प्रेशर से, मान लो स्टार्टिंग में 10 होगा कुछ वैल्यू, बाद में 5 हो गया। अब इस 5 को, हाँ बैठ बैठ जाइए, इस 5 को हम लोग रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, स्टार्टिंग वाला वैल्यू के साथ, 10 के साथ। ये होता है रिलेटिव लोअरिंग। अब इसको सॉल्व करने का देखो, ये तो समझ गए सॉल्व करने के लिए और कौन कौन सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो डेल पी आएगा P1 नॉट माइनस P1, ये तो सही है। और P1 को हम लोग P1 नॉट इंटू x1 मोल फ्रैक्शन, है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पर P1 नॉट कॉमन ले लो तो 1 मिनट, ये दोनों कॉमन नहीं होगा। ये बोल रहा है इनिशियल सॉल्यूशन का प्रेशर, ये हमारा जो है ना सॉल्वेंट का, और ए सॉल्यूशन का, ठीक है। तो P1 नॉट और ए सॉल्यूशन का हो गया, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट उसके प्रोपोर्शनल होता था ना, तो P1 इंटू x1 कर दिया। अब
ये वाला दोनों में से कॉमन हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस x1। मतलब कि हमको अगर मोल फ्रैक्शन पता रहेगा सॉल्वेंट का, तो 1 माइनस इतना करके और इनिशियल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके हम लोग सिर्फ लोअरिंग निकालेंगे। अभी रिलेटिव लोअरिंग नहीं हुआ है, रिलेटिव तो तब होगा ना जब इसको डिवाइड करेंगे P1 नॉट से। ये सिर्फ कितना कम हुआ वो निकला है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग हो सकता है नेक्स्ट पेज में होगा, यहाँ पर हुआ ए रिलेटिव हुआ, यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं ना, यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं डेल पी। अब तुम चाहो तो 1 माइनस x1 जो था, 1 माइनस x1 को x2 से रिप्लेस कर सकते हैं, x1 प्लस x2 1 होता है ना, तो रिप्लेस किया तो आ गया x2 इज इक्वल टू इतना। तो इसको हम लोग P1 इंटू x2, मतलब 1 माइनस x1 को x2 से रिप्लेस कर दिए। अभी भी ये सिर्फ चेंज इन प्रेशर है। अब उस चेंज इन प्रेशर को रिलेट कर दिए इनिशियल प्रेशर से, सॉल्वेंट का जो प्रेशर था, तो अब ये रिलेटिव प्रेशर हो गया है। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि P1 नॉट माइनस P1 बटा इतना, जो कि x2 के बराबर आ रहा है। क्योंकि P1 नॉट से डिवाइड करोगे ना इसको, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा P1 नेट। हाँ, तो सिर्फ x2, ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। किसका? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर। हाँ, सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो N2 बटा N1 वैसे ही होता था ना, जैसे हम लोग वाटर का और NaCl वगैरह का निकाले थे। तो यहाँ पर अगर हमको निकालना है x2 का, तो N2 ऊपर रखना पड़ेगा, N2 बटा N1 प्लस N2। और अगर हम लोग ये मान के चले कि सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूट तो जनरली कम ही रहता है ना, सॉल्यूट N2 हमारा सॉल्यूट है ना, N2 हमारा सॉल्यूट है, N1 है सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूट हमारा जनरली बहुत कम होता है, नमक या चीनी जो भी डाल रहे हैं बहुत थोड़ा सा डाल रहे हैं, तो ए N2 के मुकाबले ए वाला क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो N2 के साथ अगर उसको जोड़ेंगे ना, अब 1000 में 1 जोड़ेंगे तो लगभग वो 1000 है। तो हाँ, ए वाला बहुत कम था ना, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर करके N1 लिख दिए। देखो, कम जब रहता है ना, एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा रहता है ना, जैसे मान लो कि 1000 है या 10,000 है और एक 0.1 है, तो इसको कब इग्नोर करना है, कब इग्नोर नहीं करना है? अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रहा ना, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन में इसको इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि हैवी इफेक्ट आने वाला है मल्टीप्लाई करोगे तो या डिवाइड करोगे तो। लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहता है ना, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, N2 ऊपर में भी है नीचे में भी है, लेकिन ऊपर वाला जो है ना वो डिवीजन में है, तो N2 को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नीचे वाला एडिशन था ना, इस नीचे वाला से N2 हम लोग हटा दिए हैं। तो अब आ गया N2 बटा N1। अब N2 बटा N1 क्या है? N2 नंबर ऑफ सॉल्यूट। एक ऐसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ मोलिकुलर, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यही चीज किया है N2 के लिए, W2 बटा M1 और नंबर ऑफ मोल W2 बटा M2, ये हो जाएगा ना। N2 को A लिख दिया और N1 को लिखा W1 बाई M1, तो M1 फिर ऊपर चल रहा है। यहाँ पर ये फार्मूला लगा करके, अगर हम लोग को वेट और मोलिकुलर वेट दोनों को पता है ना, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, तो हम लोग डायरेक्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लेंगे। उसके बाद अब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये रिलेटिव लोअरिंग हो गया था ना, इवेपोरेशन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है ना। उसमें हम लोग बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है कि मतलब तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना, अगर हमारा लिक्विड है, ठीक है, अगर हमारा लिक्विड है, लिक्विड का प्रेशर, ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड को दबा कर कौन रखा हुआ है? ऊपर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मान लो कि 1 atm है, तो बॉयल करने का मतलब कि ये जो है ना ऊपर उछलना चाहिए लिक्विड, है ना। तो ये लिक्विड तब उछलेगा ना जब नीचे का प्रेशर ऊपर के प्रेशर से ज्यादा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। तो अगर ऊपर से 1 atm प्रेशर पड़ रहा है ना, तो नीचे भी इतना इसको उबालना पड़ेगा, इतना मतलब इसको गर्म करना पड़ेगा कि नीचे से भी प्रेशर 1 atm हो जाए। जैसे 1 atm होगा, ये उबलना शुरू कर देगा।
मतलब कहने का मतलब किसी तरह इसका जो वेपर प्रेशर है ना, इसके वेपर प्रेशर को हम लोग को 1 atm करना है, तो इस केस में वो उबलने लगता है। जब हम लोग लिक्विड में कुछ मिला देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर NaCl या कुछ मिला दिए, तो उस केस में क्या होता है कि वेपर बनाने का कैपेसिटी जो है ना घट जाता है, क्योंकि आधा स्पेस जो है ऑक्युपाई कर लेता है NaCl या जो कुछ भी हम लोग मॉलिक्यूल डाले हुए हैं वो। तो उस केस में अब क्या करना होता है कि अधिक वेपर बनाने के लिए 1 atm तक पहुंचाने के लिए इसको थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ता है, तब जाकर के उतना वेपर बन पाता है, क्योंकि अभी तो वेपर कम बनेगा ना, उसका स्पेस कम हो गया। तो उस वेपर के प्रेशर को फिर से 1 atm पहुंचाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। अगर ये 100 डिग्री है तो अब हम लोग को 110 डिग्री पर गर्म करना पड़ेगा। A boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर हम लोग के लिक्विड का प्रेशर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम लोग डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है। The boil of the solution of the related temperature will be higher, so there will be a rise in the boiling point। तो अब ये जो बॉयल करेगा ना वो थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये सब देखे थे हम लोग पिछला क्लास में। द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी, कितना इंक्रीज करेगा, तो टीबी माइनस टीबी नॉट कर दो। टीबी क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा तुम्हारा इसका सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन मतलब नमक या चीनी डाल देने के बाद उसका जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, आई होगा प्योर सॉल्वेंट का, इसका थोड़ा सा कम होगा ना। जैसे इसका 110 तो इसका 100, तो 110 में से 100 हम लोग घटा देंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। ये सब किए थे हमको लग रहा है, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है कि जो टीवी होगा ना, जो तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, वो डिपेंड करेगा किस चीज पर, एम पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर एम क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी मतलब कि नंबर ऑफ मोल सोल्यूट पार्टिकल, जितना ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल होगा ना उतना ज्यादा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना। जितना तुम NaCl जितना चीनी डालोगे उतना जगह वो स्पेस छेक लेगा, जितना स्पेस छकेगा बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा उतना हाई होगा। तो डेल टीवी सॉरी टीवी हम लोग का जो डिपेंड कर रहा है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एम पर। तो डेल टीवी भी हम लोग का एम पर ही डिपेंड करेगा, है ना। डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, अगर टीवी बढ़ेगा तो डिफरेंस बढ़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दे तो डेल टीवी डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा केवी इंटू एम का। केवी इज कॉल्ड मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो दो तीन इसका नाम है केवी का। इबुलियोस्कोपिक ये तो नाम है ना केवी का, केवी को ही दो तीन नाम से बोलते हैं। अब यहाँ पर एम निकालने का तरीका क्या था, एम था यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट W2 बटा M2, है ना। और यहाँ पर वेट ले लिए किलोग्राम में, टोटल वेट। तो यहाँ पर 1000 ऊपर चला जाएगा ना, नीचे है तो आएगा ऊपर। ये तुम्हारा आ रहा है W2 बाई M2 डिवाइड W1 बाई 1000। 1000 बटा W1, ये तुम्हारा फाइनल आ रहा है एम का वैल्यू। अब एम का वैल्यू ऊपर में रख दो। डेल टीवी क्या था, डेल टीवी था हम लोग का ऊपर में इक्वल टू केवी इंटू एम ना। तो एम का वैल्यू अगर रख देंगे तो केवी इंटू इतना बन जाएगा, और यहाँ से अगर M2 निकालने के लिए दे दे, ठीक है, मोलिकुलर मास सॉल्यूट का, तो हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो फार्मूला हम लोग का हो गया। यहाँ पर हम लोग डेल टीवी निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, और डेल टीवी से ही केवी भी डेल टीवी से निकल जाता है, तो M2 भी वहीं से निकल जाएगा। केवी निकालने के लिए अगर केवी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, RM इंटू टीवी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1000। क्या बोलो, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना,
टीवी स्क्वायर इंटू 1000 इंटू इतना, ये तुम्हारा डेल एच यहाँ पर ये जो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। ये सब गिवन रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन में। आर का तो 8.314 होता ही है ना। हाँ ये केवी निकाले, ऊपर में केवी का जरूरत पड़ रहा था ना, टीवी निकालते समय जरूरत पड़ रहा था एक केवी का। केवी निकालने के लिए अगर केवी डायरेक्ट दे दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर केवी नहीं दिया तो उस केस में फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा। पर है ये वाला है ना, केवी इंटू एम। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिखा दिया है, ठीक है, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का दिखाया है और सॉल्यूशन का दिखाया है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में क्या हो गया, यहाँ पर ये प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का अगर यहाँ पर देखोगे किसी एक टेम्परेचर पर देखोगे ना, ये हमारा टेम्परेचर है टीवी, टीवी देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 atm प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब 1 atm प्रेशर इस टेम्परेचर पर पहुंच जा रहा है ना। इतना इस टेम्परेचर पर अगर मान लो यहाँ पर 100 होगा तो इतना गर्म किए तो 1 atm पहुंच गया, लेकिन अगर तुम नमक डाल दिए हो ना तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। नमक का वेपर प्रेशर अभी इतना ही है, अभी 1 atm नहीं पहुंचा है, तो फिर तुमको एक्स्ट्रा गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाओ तो अब जाकर के इसका 1 atm पहुंचेगा, तब ये बॉयल होगा। ये चीजें बता रहा है, इसमें इतना था ना। उसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट इसका डाउन हो जाएगा। पहले अगर मान लो कि 0 डिग्री पर जम रहा था ना, अब इसको जमने के लिए थोड़ा सा और -2 डिग्री -3 डिग्री ऐसे करके करना होगा, तब जाकर के वो जमेगा। अगर उसमें हम लोग कुछ मिला देते हैं तो एक बार देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट देखो तब होता है ना, जैसे मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो जम जाएगा है ना, सॉलिड बन जाएगा। तो एक सॉलिड का अपना वेपर प्रेशर होता है और एक लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। सॉलिड का वेपर प्रेशर मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर सॉलिड का जब खत्म होता है ना तो लिक्विड का वेपर प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो कि कोई चीज है, कोई भी सॉल्वेंट दिया हुआ है और उसका जो वेपर प्रेशर है ना वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो पूरा का पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जम गया हो। लिक्विड का एक तो अपना देखो, लिक्विड का 3 फेज होता है ना, एक होता है सॉलिड और एक तो लिक्विड और एक तो गैस। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग तब बोलते हैं जब लिक्विड का वेपर प्रेशर तुम्हारा इक्वल हो जाता है 1 atm के, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। बर्फ तब बनता है ना ये पानी, इस पानी के वेपर प्रेशर को डाउन घटाओ, घटाते 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 यहाँ पर लेकर के आ जाओ, यहाँ पर लेकर के आ जाओगे ना तो इसका वेपर प्रेशर बर्फ के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको डिफाइन इस तरह से कर दिए ना कि सॉलिड स्टेट में जो इसका वेपर प्रेशर होता है ना, अगर उस वेपर प्रेशर को कोई लिक्विड गेन कर लेता है हम लोग बोलेंगे कि वो फ्रीज हो गया, जम गया, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड as the temperature at which vapor pressure of the substance in its liquid phase, ठीक है, लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। लिक्विड में जो वेपर प्रेशर है ना वो अगर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कोई चीज जम गया, है ना, क्योंकि सॉलिड का वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा लिक्विड से और उतना कम पहुंच जाएगा तो फिर उसको जमना है। When a non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decrease। जब non-volatile कोई भी चीज डालेंगे तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होना ही होना है, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि जगह उसका कम हो जाता है। And now it would become equal to that of the solid solvent at lower temperature, thus the freezing point of the solvent decreases, ठीक है। उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो उसके सॉलिड जो है, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर और डाउन चला जाएगा। तो अब बर्फ बनाने के लिए तुमको एक्स्ट्रा ठंडा करना पड़ेगा। यहाँ पर डेल टी एफ होगा ना, डेल टी एफ इज इक्वल टू टी एफ जीरो माइनस टी एफ। यहाँ पर टी एफ जीरो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। किसका ज्यादा रहेगा, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा रहेगा ना, और तुम्हारा जो सोल्यूशन है उसका कम जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े कि मतलब वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा सॉलिड पार्टिकल को डालने से, और सॉलिड पार्टिकल को डालने से अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जो सॉलिड होगा उसका भी वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो अभी सॉल्वेंट का जो है ना वो थोड़ा सा हाई रहेगा और जो मिक्सचर है उसका थोड़ा सा कम रहेगा। कहने का मतलब अगर सॉल्वेंट का 0 है तो शुगर मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, -2, ठीक है, इस तरह से डाउन हो जाएगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जा रहा है।
वेपर प्रेशर की वजह, सारा कुछ वेपर प्रेशर की वजह से हो रहा है। ठीक है, हमारा जो टीएफ होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फिर से वही कहानी है पिछला वाला में जो था, उसमें टीवी था, टीवी को बस रिप्लेस कर दो टीएफ से। अब जितना ज्यादा सॉलिड पार्टिकल डालोगे टीएफ तुम्हारा उतना ज्यादा होगा, है ना, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा कम होगा और तुमको उतना ही फेजिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। टीएफ इज द फेजिंग पॉइंट ऑफ और मोलर डिप्रेशन पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन। अब बाकी कैलकुलेशन सब वैसे ही है जैसे पिछला वाला में था। एम निकालने के लिए वही W2/M2 और W1/1000, टीएफ निकालने के लिए KF × W2, ये सारा कुछ वही रहेगा। M2 निकालना है तो फिर वैसे ही निकाल लेंगे, इसमें तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं है। KF के लिए अगर डायरेक्ट दिया हुआ है KF तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो जैसे पिछला में था RM × TF, उसमें TB था ना, यहाँ पर TF यूज हुआ है, यहाँ पर डेल H हो जाएगा, तो सारा कुछ पिछला जैसा ही है। H होगा ना, डेल H होगा, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जिसको बोलते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, फेजिंग टेम्परेचर हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, डेल H फ्यूजन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, ये सब गिवन रहेगा, वहां से हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सॉलिड और इस ग्राफ को समझना है, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर कहाँ पर दिखाया गया है। देखो अभी जो हम लोग का है ना, हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट लेकर के चल रहे हैं। हम लोग फ्रीज होने का कंडीशन जो पर है उसमें ए पर है कि अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जम गया, है ना। और ये जो टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर है जिसपे हमारा सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, ये टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री मान करके चलो कि ये 0 डिग्री है। अब उसके बाद तुम क्या हुआ कि तुम उसमें मिला दिया चीनी या फिर नमक मिला दिया, चीनी और नमक मिला दिया ना, तो इसका जो प्रेशर था वेपर प्रेशर वो तो डिक्रीज करेगा। ये सॉल्वेंट से कन्वर्ट हो गया सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जैसे ही कन्वर्ट हुआ ना इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब यहाँ पर मैच ही नहीं कर रहा है सॉल्वेंट, मतलब जो तुम्हारा सॉलिड था ना उसके वेपर प्रेशर के साथ ही मैच ही नहीं कर रहा है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसका जो टेम्परेचर है ना थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। टेम्परेचर डाउन करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर घटते घटते एक बार फिर ऐसा पॉइंट आ जाएगा ना जहाँ फिर से सॉलिड का और इस सॉल्यूशन का दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। हम लोग को वेपर प्रेशर सेम करना है। वेपर प्रेशर सेम करने के लिए हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दिए। ठीक है, पहले हमारा प्योर स्टेट में, यहाँ पर प्योर स्टेट में बर्फ है, ठीक है, रुक जाओ, ये स्नो है और ये तुम्हारा वाटर है मान लो, है ना। अब यहाँ पर स्नो और वाटर का वेपर प्रेशर मैच कर गया तो तुम्हारा बोला जाएगा कि इस टेम्परेचर पर हमारा जो वाटर है ना वो बर्फ बन गया है ना। अब हम लोग उसमें चीनी डाल दिए, चीनी डाले तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तब सॉलिड नहीं रहा। अब फिर से डिफाइन करने के लिए फिर से जब सॉलिड का वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर इक्वल होगा तब वो बर्फ बनेगा, जैसा कि डिफिनीशन है। तो हम लोग क्या किया कि टेम्परेचर को डाउन करना शुरू किए, डाउन किए तो इसका जो वेपर प्रेशर है ना वो भी डाउन होना शुरू हो गया। डाउन होते होते एक पॉइंट फिर से आ गया तो सॉलिड का वेपर प्रेशर और इस सॉल्यूशन का सेम हो गया तो फिर से बन गया बर्फ। अगर 0 था तो ये -4 फिर यहाँ पर लिखो, जैसे यहाँ से हम ऐसे देख रहे हैं, हाँ वैसे, हाँ, टेम्परेचर पहले -4 हुआ, हाँ पहले -4 हुआ, यहाँ पर जाओगे तो और -8 मिलेगा, -8 पे तो ऑब्वियसली ये सॉलिड रहेगा ही। हाँ इधर हाईयर है, इधर लोअर है टेम्परेचर, यहाँ पर -12 मिलेगा। इधर सारा बर्फ है ना, इधर सब लो टेम्परेचर। हाँ, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद ऑस्मोसिस,